हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ की एक और वीडियो। तो जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि एमसीक्यूज़ की इन वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को जो ऑलरेडी डिफरेंट जेके एसएसबी और एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है, और जिन क्वेश्चंस के रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हम उनको भी डिस्कस करेंगे इन डिफरेंट वीडियोस में। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज। तो हमारे पास में 4 वेद हैं। फर्स्ट इज ऋग्वेद, देन सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो इन 4 वेदों में से कहा जा रहा है कि कौन सा वेद है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है अर्ली वैदिक एज की सिविलाइजेशन का। तो देखिए, जो 4 वेद हैं, इनमें से ऋग्वेद ही अर्ली वैदिक एज में आया था। केवल एक ही वेद का कंपाइलेशन हुआ था ऋग्वेदिक एज में, या जिसे अर्ली वैदिक एज कहा जाता है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट इज द राइट आंसर। So let's move on to question number 2. The most important text of Vedic mathematics is। तो वैदिक मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट कौन सा है? क्या ये शतपथ ब्राह्मण है, अथर्ववेद है, सुलभ सूत्र है, या छंदोग्य उपनिषद है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर इज सी पार्ट, सुलभ सूत्र, ठीक है। तो इसमें आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड नॉलेज मिल सकता है, ज्योमेट्री से रिलेटेड नॉलेज मिल सकता है सुलभ सूत्र में। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो डिफरेंट सूत्राज हैं उसमें आपको बोधायना देखने को मिलेंगे, कात्यायना देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्ट्समैनशिप वॉज नॉट प्रैक्टिस्ड बाई द आर्यंस। तो आर्यंस इनमें से कौन सा क्राफ्ट्समैनशिप नहीं प्रैक्टिस करते थे? पॉटरी आर्यंस प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। ज्वेलरी आर्यंस प्रैक्टिस करते थे, कारपेंट्री भी करते थे आर्यंस, ब्लैक स्मिथ नहीं थे आर्यंस। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि अर्ली वैदिक एज तक आर्यंस अभी तक लोहे के साथ में, आयरन के साथ में फेमिलियर नहीं थे। तो जब आयरन के साथ में दे वर नॉट फेमिलियर, तो कैसे ब्लैक स्मिथ बन सकते थे? ओनली इट वॉज लेटर वैदिक एज व्हेन आर्यंस यूज्ड आयरन। तो लेटर वैदिक एज में जाकर के आयरन का यूज किया है आर्यंस ने। सो क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। हु इज हेल्ड एज द गॉड ऑफ मेडिसन बाय द प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा के जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो गॉड ऑफ मेडिसन किसको मानते हैं? तो हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस देखिए। सुश्रुत, जो कि फेमस फिजिशियन थे आयुर्वेद के। इसके अलावा च्यवना, दानवंतरी एंड चड़का, ठीक है। तो ये सब लोग जो हैं ये आयुर्वेद से एसोसिएटेड हैं। इनमें ऑप्शन नंबर सी, दानवंतरी, इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का दानवंतरी राइट आंसर है। इन्हें ही गॉड ऑफ मेडिसन कहा जाता है एंड ही इज रिगार्डेड एज द इनकॉर्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु का इनकॉर्नेशन भी कहा जाता है और इन्हें कहा जाता है फिजिशियन ऑफ वैदिक गॉड्स, दानवंतरी को। सो क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। द वर्ड वेदा मीन्स। वेदा का मीनिंग क्या है? नॉलेज, विजडम, स्किल या पावर? तो इसमें देखिए, नॉलेज इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। वेदा मीन्स नॉलेज। वेदा का मीनिंग क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान। और हमारे पास में 4 वेदास हैं, 4 वेदास हैं हमारे पास में, ठीक है। फर्स्ट वन इज ऋग्वेदा, देन सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। तो 4 वेदास हैं हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द वैदिक पीपल। जो वैदिक लोग थे, आर्यंस जो थे, उन्होंने सबसे पहले किस मेटल का इस्तेमाल किया? इसका आंसर है कॉपर।
कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय द वैदिक पीपल, या जिन्हें आर्यंस कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट इज द राइट आंसर। अब मॉडर्न इंडिया से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको डिस्कस करते हैं। द 19th सेंचुरी री अवेकनिंग इन इंडिया वॉज कन्फाइंड टू, तो ये जो 19th सेंचुरी में इंडिया में री अवेकनिंग हुई थी तो ये कहाँ तक कन्फाइंड थी? क्या ये प्रीस्टली क्लास में हुई थी या अपर मिडिल क्लास में ये री अवेकनिंग हुई थी, पुनर्जागरण जिसे कहा जा सकता है, ठीक है। रिच पीजेंट्री में हुई थी या अर्बन लैंडलॉर्ड्स में, तो ये आपको ऑप्शन बी जो है ये सिलेक्ट करना है। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अपर मिडिल क्लास में ही री अवेकनिंग हुई थी। दैट मीन्स कि जो एजुकेटेड लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्हीं में ये अवेकनिंग हुई थी। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे पहले किस इंडियन को इलेक्ट किया गया? और इसका राइट ऑप्शन इज पार्ट ए, दादा भाई नारोजी, हु इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है इन्हें, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हें ही सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट किया गया था। दादा भाई नारोजी ने क्या किया है, इन्होंने एक वर्क पब्लिश किया था, दैट वाज पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसके साथ साथ में उस वर्क में इन्होंने हाईलाइट किया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को, जहाँ पर ये कहते हैं कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी यहाँ के रिसोर्सेज को किस तरीके से ब्रिटिशर्स, ठीक है, किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, लंदन की डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। दैट मीन्स कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को। इसके अलावा वो जो उनकी एथिकल पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर कंप्लीट फेथ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट्स इन बंगाल? तो बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट्स जो हैं किसने इंट्रोड्यूस किए थे? परमानेंट सेटलमेंट्स 1793 में बंगाल में इंट्रोड्यूस किए गए थे, जहां पर रेट ऑफ रिवेन्यू जो है परमानेंटली फिक्स किया गया था, एंड इट वाज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं इन्हीं के टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए थे बंगाल में, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे 1786 से लेकर के 1793 तक ही वॉज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इन्हीं के टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। हु डिजाइंड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया यानी आज़ाद भारत का नेशनल फ्लैग जो है वो किसने डिज़ाइन किया है? तो बंकिम चंद्र चैटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या पिंगाली वेंकैया? सो आंसर डी इज़ द राइट आंसर। पिंगाली वेंकैया ने ही इंडिया का नेशनल फ्लैग डिज़ाइन किया था, जो इंडिया ने अडॉप्ट किया 22 जुलाई 1947 में, 1947 यानी 22 जुलाई 1947 में उनका डिज़ाइन किया हुआ नेशनल फ्लैग जो है वो क्या किया था, अडॉप्ट किया गया था। इसके अलावा आपको देखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए महात्मा गांधी ने 1921 में प्रपोज किया था फ्लैग, वाइल नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज डिजाइन्ड बाय पिंगाली वेंकैया। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following European colonizers did not have a settlement on the eastern coast? तो जो यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई हुई थी, इनमें से किस पावर का इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट पे कोई भी सेटलमेंट नहीं था? दैट मीन्स कि वेस्टर्न कोस्ट पे था। तो यहाँ पर आपको देखना है कि डेन्स जो थे, जो कि डेनमार्क के रहने वाले थे, तो उनका ईस्टर्न कोस्ट पे, ये वाली जो ईस्टर्न कोस्ट है, इस पे कोई भी सेटलमेंट नहीं था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का डी पार्ट इज द राइट आंसर, विच मीन्स कि बाकी सारी की सारी पावर्स जो हैं वो ईस्टर्न कोस्ट पे भी रही हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 एंड
दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इंडियन पॉलिटी। ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर इज ए फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर कौन सी गवर्नमेंट का फॉर्म होता है, या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फॉर्म है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का है, फेडरल सिस्टम का है, या यूनिटरी सिस्टम का है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर इज द सी पार्ट, फेडरल सिस्टम। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर में जहां पर आपको लोकसभा देखने को मिलेगी, सेंट्रल लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, ठीक है, तो लोकसभा जहां पर एमपीज को डायरेक्टली इलेक्ट करके लोग भेजते हैं, और वाइल दूसरा हाउस जो है दैट इज राज्यसभा, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, तो यहां पर दिस इज द कैरेक्टर ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर का, फेडरल सिस्टम का ही एक फीचर है। ठीक है, इसके अलावा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक फीचर होता है फेडरल फीचर का। इसके अलावा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी ये फेडरल फीचर का ही, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का ही एक फीचर होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। द डिवीजन ऑफ पावर्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आर टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ, देखिए डिवीजन ऑफ पावर्स और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक डिवीजन ऑफ पावर्स और दूसरा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। नीचे दिए गए ये जो ऑप्शन है इनमें से किन का फीचर है, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट, सोशलिस्ट या यूनिटरी कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें फेडरल कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म में आपको देखने को मिलेगा कि पावर्स जो हैं वो प्रॉपरली डिमार्केटेड होती हैं, डिवाइडेड होती हैं, किस किस के बीच में, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। So let's move on to question number 14. The serious fault in federal form of government. तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे सीरियस फॉल्ट क्या है, सबसे बड़ी कमी क्या है, तो इट इज़ ए थ्रेट ऑफ सेपरेटिज्म विच इज़ द सीरियस फॉल्ट इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी सबसे बड़ी कमी क्या है, वो है थ्रेट ऑफ सेपरेटिज्म। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पर क्या होता है कि जो यूनिट्स या प्रोविंसेस होते हैं, बहुत सारे यूनिट्स या बहुत सारे प्रोविंसेस क्या करते हैं, मिल करके क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, उस एग्रीमेंट के तहत वो क्या करते हैं, उस एग्रीमेंट के तहत रहते हैं। ठीक है, तो वहीं पर हमें देखने को मिलेगा कि ये जो प्रोविंसेस या यूनिट्स होते हैं इनके पास में हमेशा एक राइट रहता है कि वो सिसीड कर सकें, वो अलग भी हो सकते हैं, लाइक दैट ऑफ यूएसए। यूएसए भी एक फेडरल कंट्री है जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि दैट इज़ रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ यूनिट्स और प्रोविंसेस। तो उनका एग्रीगेशन हुआ है, वो साथ में मिल करके उनका एक ग्रुप बना है, तो उससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना है। एंड दे हैड ऑल द राइट टू सिसीड, वो अलग होने का उनके पास में पूरा राइट रहता है। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी, इसलिए हमारा देश जो है वो क्वासी फेडरल है। ठीक है, तो वो चीज़ हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फीचर ऑफ डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप का फीचर किस में देखने को मिलेगा, यूनिटरी गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंट रूल्ड गवर्नमेंट में। तो ये आपको डुअल सिटीजनशिप का फेडरल गवर्नमेंट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा कि एक तरफ आप फेडरल या सेंट्रल गवर्नमेंट के सिटीजन होंगे और दूसरी तरफ आप उन प्रोविंसेस के या यूनिट्स के या स्टेट्स जो भी हैं उनके भी सिटीजन होंगे, ये देखने को मिलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बी पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। द एडवांटेज ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इज जो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस या गवर्नमेंट है उसका एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग स्टेट, आपका देश जो है वो हमेशा मजबूत रहता है। दैट मीन्स कि सारी की सारी पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कॉन्सेंट्रेटेड रहती हैं। दैट मीन्स कि यूनिट्स के पास में कोई भी इसी तरह का राइट नहीं है कि वो कभी भी सिसीड हो सके, सेंटर से अलग हो सके। दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी यूनिट्स का एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि उन्होंने मिलकर के एग्रीमेंट किया है तब जा कर के
हमारा देश जो है, हमारी स्टेट जो है वो एग्जिस्टेंस में आई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। द सिंक्रोनस सैटेलाइट्स मूव अराउंड द सन फ्रॉम, तो देखिए डायरेक्शंस के बारे में बताया गया है कि जो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है कि ये अर्थ के अराउंड मूव करते हैं, तो कौन सी डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ, तो अर्थ का मूवमेंट होता है वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट। तो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स जो होते हैं, तो जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव करती है उसी डायरेक्शन में वो अर्थ को ऑर्बिट करते हैं। हर 24 घंटे की ड्यूरेशन में वो भी अर्थ की तरह ही अर्थ को ऑर्बिट करते रहते हैं, जिस तरह से अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है। दैट मीन्स कि ये वेस्ट टू ईस्ट जो हैं वो मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट इज द राइट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज द मिडनाइट सन कैन बी सीन। तो मिडनाइट सन, आधी रात को सूर्य कहाँ पर देखने को मिलेगा, क्या ट्रॉपिकल एरियाज में, टेम्परेट एरियाज में, ठीक है, आर्कटिक या एंटार्क्टिक सर्कल, या एनीवेयर ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स। तो इस चीज़ के लिए आपको एक बार अर्थ को पूरा समझना होगा। ये आ गई अर्थ, ये आ गया 0 डिग्री मतबल इक्वेटर, एंड आफ्टर दैट आपको जाना है वो लैटिट्यूड्स जहाँ पर सन जा सकता है नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये आ गया 23.5 डिग्री साउथ एंड दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो यहाँ पर नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम 23.5 तक जा सकता है सन। इसके अलावा दूसरे सर्कल्स हमें देखने को मिलेंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। और एक और सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर में कितने लैटिट्यूड पर, 66 पर ही, 66.5 डिग्री साउथ। तो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा हमें। इसके अलावा 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। ठीक है, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ, नॉर्थ एंड साउथ दोनों पर हमें देखने को मिलेगा। नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल और साउथ पे एंटार्क्टिक सर्कल। तो यहाँ पर जब भी समर होता है तो समर के टाइम पे मिडनाइट सन देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि रात के टाइम पे सन शाइन करेगा वहाँ पर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। पहले इसका ये बता दें कि क्वेश्चन नंबर 18 का सी पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिडनाइट सन। मिडनाइट सन का मीनिंग क्या होता है। तो इवनिंग लाइट, राइजिंग सन, वेरी ब्राइट मून, तो या फिर शाइनिंग ऑफ सन इन आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल। तो इसका मतलब 19 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर ये अर्थ है, ये इक्वेटर आ गया 0 डिग्री, तो ये आ गया आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये आ गया एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। यहाँ पर सन का शाइन करना, ठीक है, इसे ही मिडनाइट सन कहा जाता है। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। मैसेंजर सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नासा। नासा ने मैसेंजर सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया था फॉर द स्टडी ऑफ कौन से प्लैनेट को स्टडी करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर आपको जानना है कि मैसेंजर एक रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट था जो नासा के द्वारा भेजा गया था, और इसको क्या करना था, इसको मरकरी के अराउंड ऑर्बिट करना था। एंड दिस एक्रोनियम स्टैंड्स फॉर मरकरी सरफेस स्पेस एनवायरनमेंट जियोकेमिस्ट्री एंड रेंजिंग, रेफरिंग टू रोमन माइथोलॉजिकल मैसेंजर मरकरी। सो क्वेश्चन नंबर 20 हैज़ इट्स ए पार्ट एज इट्स राइट आंसर। सो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग आवर वीडियोस, और अगर आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे